friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Kushi Kuchera and in this video we are going to talk about allotment of shares. पिछले दो वीडियो में जो भी हुआ वो हमने एक एक घंटा उस वीडियो को दिया है और सारी एक्सप्लेनेशन उसमें दी गई है. आज हम किसी चीज़ की अगर बात करेंगे तो वो होगा allotment of shares. What is this allotment of shares basically? Okay, we are talking about basically what is it. Okay, now when a company gives shares to an applicant based on the application submitted, it is called as allotment of shares. Now what does this mean, ma'am? I'll just share a kind of headlines कि क्या क्या होता है, उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. बहुत ज़्यादा डीप होता है इसमें, तो डी वाला जो नॉलेज है वो सी एस वाले लेवल वाले स्टूडेंट्स को होता है. तो अभी हम जानने वाले हैं कि भाई क्या मतलब, क्यों अलॉटमेंट, क्या मतलब, कौन सी प्रोसीजर है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. कॉलेज में एडमिशन आप सभी ने किया है 11th के दौरान, और 12th में भी आप अपग्रेड हो गए हो, राइट. अब 11th में कॉलेज का एडमिशन करते वक्त व्हाट हैपेंस इज कि कॉलेज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एप्लीकेशंस रिलीज़ करती है कि इतनी इतनी सीट्स है हमारे कॉलेज में. ऑब्वियसली अगर एक क्लास का स्ट्रेंथ 300 है तो कॉलेज उसमें 600 का स्ट्रेंथ तो नहीं बैठा सकती. सो व्हाट कॉलेज डज इज़ कि कॉलेज एप्लीकेशंस इशू करती है. ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, धीरे धीरे एप्लीकेशन भरते. व्हाट इज़ हैपनिंग गाइस, जो लोग एप्लीकेशन भर रहे हैं इधर, वो लोग पैसे देते, एप्लीकेशन लेते, भरते और अपना एडमिशन कंफर्म करते हैं, राइट. पैसे देते, एप्लीकेशन भरते वगैरह वगैरह, और उसके बेसिस पर उनको पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स ने हमारे कॉलेज में एनरोल किया. ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ कि 300 स्टूडेंट्स ने, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर ऐसा हुआ कि एक क्लास में जैसे कि हमें पता है कि 300 की स्ट्रेंथ है, ठीक है, और अप्लाई किया है फॉर इंस्टेंस कि 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया. ना व्हाट कॉलेज डज इज कि या तो फिर कॉलेज के पास दूसरी कोई क्लास होगी, उसके अंदर एडजस्ट कर लिया, कुछ कर लिया, दैट इज़ अनदर पार्ट. बट अब इसमें नहीं है उनके पास एडिशनल सीट्स, तो कॉलेज क्या करेगी? कॉलेज करेगी रिफंड वो अमाउंट को, और जो भी स्टूडेंट्स है, जितने भी 300 स्टूडेंट्स है, उनको वो एप्लीकेशन अलॉट करेगी. ठीक है, चुनिंदा 500 लोगों में से चुनिंदा 300 लोगों को कॉलेज क्या करेगी? एप्लीकेशन अलॉट करेगी. वैसे ही कंपनीज का होता है सेम. कंपनीज क्या करती है? एप्लीकेशन इशू करती है. एप्लीकेशन इशू करने के बाद वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हमने उस पहले वाले एग्जांपल में देखा था 40,000 इशूड कैपिटल है. सो व्हाट इज इशूड कैपिटल? जो आप एप्लीकेशन रिलीज करते हो. अभी अगर उस कंपनी में 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स से ज़्यादा लोगों ने अगर एनरोल किया होगा, पैसे दिए होंगे, तो डेफिनेटली उन अभी जितने 40,000 शेयर होल्डर्स हैं उनको हम कर देंगे अलॉट. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 60,000 लोगों ने अलॉट कर दिया है फॉर द सेम थिंग, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि कंपनी की कैपेसिटी इस बार की है 40,000, क्योंकि इशू कंपनी ने कितने किए? 40,000. अब होता क्या है, इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें स्प्लिट शेयर होता है, वो सब हम अभी नहीं जानने वाले. बट होता क्या है, रफली क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, 40,000 को एप्लीकेशन अलॉट कर देती है, और बचे हुए जो अमाउंट है उसको रिफंड कर देती है. So what has happened is company has to allot the shares. What company has to do? Allot the shares. अब हम definition फिर से पढ़ेंगे. When a company gives shares to an applicant based on application submission, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सबमिटेड, इसके बेसिस पर अगर कंपनी एप्लीकेशन उन बहुत सारे लोगों ने दिया है, उसके बाद कंपनी क्या करती है? एप्लीकेशन के बाद इसका एडमिशन कंफर्म हो गया, इसका एडमिशन कंफर्म हो गया, और एक एक स्टूडेंट्स को अलॉट करती है. वैसे ही शेयर होल्डर्स में भी होता है.
शेयर होल्डर्स में कंपनी क्या करती है, एक एक शेयर होल्डर्स को फटाफट अलॉट करेगी, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको अलॉट कर दिया, इसको अलॉट कर दिया, जो बचे हुए लोग हैं फिर उनको निकलना पड़ेगा. दिस इज नॉन एज अलॉटमेंट. सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड अलॉटमेंट एज, क्या डिफाइन करता है देखो, द अप्रोप्रिएशन out of the previous unappropriated capital of the company of a certain number of shares to a person. Wow, what a definition यार. ये बता, ये ना बहुत ही सही डेफिनेशन दी है. क्या दिया है, देखो गौर से देखो. ठीक है, ठीक है. मैं तोतला नहीं बोलती हूँ, ठीक है, निकल गया इधर फ्लो से. ठीक है, इट इज ठीक है. Now, appropriation out of previous unappropriated. What does this line says? It's the same thing, you know what? It's the same thing. 40,000. एक काम करते सिंपल लेते 40,000. आई डोंट थिंक सो आई कैन टाइप इतना सब, क्योंकि मतलब अभी इन केस मैं माउस वगैरह लाने वाली हूँ, मेरे पास है नहीं. चलो जाने दो, छोड़ो. तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर कंपनी ने फॉर एन इंस्टेंस 5 अप्लाई किए हैं एप्लीकेशन और 10 लोगों ने अगर उस एप्लीकेशन के लिए पैसे दिए हैं, तो कंपनी अलॉट एप्लीकेशन कितने कंपनी ने इशू किए, 5. ठीक है, एप्लीकेशन कितने इशू किए कंपनी ने, 5. कंपनी को मिले कितने हैं, 10. कंपनी करेगी क्या, माइनस करेगी इस अमाउंट को. हाँ, और माइनस करके फिर क्या करेगी कंपनी, 5 लोगों को कोई भी अलॉट कर देगी. मतलब उन्होंने क्या बोला है, अप्रोप्रिएशन से अनअप्रोप्रिएट लोगों को निकाल दो. क्या कर दो, निकाल दो. ठीक है, जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने इस स्लाइड को ज़्यादा टाइम दिया. ठीक है, अब आगे का फटाफट समझ में आएगा. तो चलो फिर एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं. ठीक है, thus as per the definition, allotment of shares means allocating, giving certain number of shares by board of directors out of the previously unallocated capital of the company to persons who have applied for the share. I hope कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. The company issues prospectus an application form. कंपनी स्टार्टिंग में क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, एडवर्टीजमेंट. एक शॉर्टली अगर आपको बताऊँ तो 11th में प्रोस्पेक्टस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने. प्रोस्पेक्टस मतलब एक काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट देती है, उसके ऊपर शेयर होल्डर्स और उस सब के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल्स दी होती है. एंड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन ऑब्वियसली बिना एप्लीकेशन फॉर्म के आप बोलोगे कंफर्म कैसा हुआ फिर मेरा एडमिशन, राइट. तो प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है एप्लीकेंट, मतलब सब्सक्राइबर्स. जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको बोला जाता है सब्सक्राइबर्स. fills the form and submits it with application money to the company's bankers. The board of directors approves the acceptance of such applicants in the board meeting by passing resolution. This is called as allotment of shares. This is such a easy concept. Yeah, chalo. Okay friends, before moving on to the next concept, I want to make you guys understand one concept. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट का नाम है रीमटेरियलाइजेशन एंड डीमटेरियलाइजेशन. दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट्स. आपको समझने के लिए मैं ये पढ़ा रही हूँ ताकि आपको आगे की स्लाइड समझ में आए. एकदम क्विक. डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या बोला है, द प्रोसेस बाय विच अ क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. पहले क्या होता था, सारा चीज़ें सारा काम पेपर वर्क पे होता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिकली आपके लैपटॉप्स पर, मोबाइल फ़ोन्स पर, हर जगह पर अब हम इलेक्ट्रॉनिकली भी हम वर्चुअली भी फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर फिजिकल मतलब पेपर वाला सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन.
and the process by which a client can get his electronic holdings converted into physical certificate. अगर आपको आपका इलेक्ट्रॉनिक जो आपके फ़ोन में सर्टिफिकेट है, अगर वो आपको पेपर वर्क में चाहिए, एक पेपर के फॉर्म में फिजिकली आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उसको बोला जाएगा रीमटेरियलाइजेशन. सो व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनटू इलेक्ट्रॉनिक. Whereas conversion of material into electronics. Whereas rematerialization is what? Conversion of इलेक्ट्रॉनिक इंटू मटेरियल. तो मटेरियलाइजेशन को डी करना मतलब नहीं करना, डीमटेरियलाइजेशन करना मतलब कन्वर्ट करना इनटू इलेक्ट्रॉनिक. कोई तो भी एक याद करो, उसका अपोजिट होगा दूसरा. और री मतलब फिर से रिन्यू करना मटेरियलाइजेशन को, उसको बोलता है रीमटेरियलाइजेशन. अब नेक्स्ट स्लाइड एकदम ध्यान से देखो. What is this slide? The board of directors has the power to allot shares. ये MCQ के बेसिस पर आ सकता है. क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होती है पावर शेयर्स को अलॉट करने की. अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंपनीज हैव टू इशू शेयर्स इन डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म. ये कंडीशंस हम पढ़ने वाले, वो कंडीशंस अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है. ये कंडीशंस जानने ये कंडीशंस कि अगर कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा ये बोला जाता है कि वो वाली जो कंपनीज है जिसके ये कंडीशंस फुलफिल होते हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई वाज मेकिंग यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? डीमटेरियलाइजेशन. ठीक है, आया उसका एडवांटेज मैंने, उसका दूसरा अपोजिट मैंने रीमटेरियलाइजेशन भी आपको समझा दी. चलो फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखो. अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ ₹10 crores. ऐसी अगर कोई कंपनी है जो इशू करती है सिक्योरिटीज को, पब्लिक ऑफर देती है, एक्सीड्स 10 crores rupees, वो कंपनीज को डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में शेयर्स इशू करने पड़ते हैं. सेकेंड कंडीशन क्या है देखो गाइस. सेकेंड कंडीशन है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर इट्स न्यू इशू विद इफेक्ट्स फ्रॉम 10th September 2018. जो एक 10 सितंबर 2018 से नया एक्ट आया है कि जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, unlisted public companies. by unlisted public company what do I mean? I mean कि ऐसी कंपनीज जो अभी तक लिस्टेड नहीं हुई, जिसका अभी तक IPO नहीं आया, जिसने अभी तक कभी शेयर इशू नहीं किए, वो अगर शेयर इशू करना चाहते हैं तो उनको डीमटेरियलाइज फॉर्म में करना पड़ेगा. एंड थर्ड पॉइंट हियर इज सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. और उसके अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर वो 10 सितंबर 2018 से भी जो भी एक्ट आया होगा, उसके अंदर भी अगर कोई ऐसी क्लास की कंपनी प्रिस्क्राइब्ड करी हुई है तो उसका भी रीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए. फटाफट एक रिकैप करते इस पॉइंट्स का, क्योंकि इम्पोर्टेंट है टू रिकैप ऑल्सो. टेक अ ग्रीन हाईलाइटर. ऐसी कंपनी जिसका पब्लिक ऑफर होता है 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा, ऐसी कंपनीज को करना चाहिए. फिर ऐसी कंपनीज जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, न्यू इशू करती है, और कब से? 10 सितंबर 2018 से. ठीक है. और ऐसी क्लासेस की कंपनीज जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर दिस कंपनीज एक्ट. ठीक है. लेट अस डू अनदर फॉर्मेलिटी. लास्ट स्लाइड है. ठीक है. एनी अदर कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स इन एनी फॉर्म. Also, the companies have the freedom to convert its shares into dematerialized form at any point of time. कोई भी दूसरी कंपनी है वो भी अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करा सकती है, इशू कर सकती है. Companies issuing shares in dematerialized form has to comply with the provisions of the Depositories Act 1996. जो भी डीमटेरियलाइज फॉर्म में अपने शेयर्स को इशू करती है उनको
उनको उनको डिपॉजिटरी एक्ट के डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड one more part of your this chapter, that is allotment of shares. If you want to know the procedures of allotment of shares, which is very interesting part of this particular chapter, you have to come to another video of this chapter and let's make our studies more interesting. ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊँ. एंड बस ख़त्म, बाय. एंड अगर आपको पसंद आए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. आप सभी को पता है क्या करना है. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर. हाँ, और डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि आपके बचे कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाए. ठीक है, थैंक यू, बाय.